नाम आ जाएगा। आज अचानक आपके मन में कैसे ये सी मतलब चुनाव में खड़े होने की? अचानक कैसे बोल रहे हैं? तो कब से मतलब ये 30 साल से मैं 1995 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 1995 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। कितने साल हो गए आप बताइए जोड़कर? 30 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। मुझे मेरे समर्थक और मेरे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आप योग्य हैं, आपको एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए, आपको, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, आपको बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे से लोग उम्मीद रखते हैं। मैंने जो ग्राम पंचायत में सेवा की है, जो कार्य क्षेत्र किए, वो आसपास के क्षेत्र में चर्चा होते रहते हैं। उसका मैंने बहुत ही गरीबों की, दलित की और अल्पसंख्यक समुदाय की खूब जोरदार ढंग से उनके सहयोग किया है। उनकी अपनी मांग को मानने के लिए हमें दरी बिछा के बैठना पड़ता है। वो दलित समाज, मुस्लिम समाज भी बैठता है, उसको ये से बैठना पड़ता है कि उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता। और जिसकी आवाज़ सुनने वाले होते हैं उनको कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, उनको फोनों पर ही काम हो जाती है। ये हम सब देखे एक वंशवाद से निकलकर हम हमारी आवाज़ को पहुंचाने का काम करने के लिए इस पार्टी को चूज किया है। और जीतेंगे नहीं बल्कि डंके की चोट पर जोर शोर से इस सीट को नगीना की टू कॉपी झुंझुनू में पेश करने का हम ही काम करेंगे। षड्यंत्र रचा गया, एकदम निराधार। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत के अंदर भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाने में अपराध है? क्या सरकार है, क्या पार्टी है? उस भारतीय संविधान जिंदाबाद, हमारे भाई उप सरपंच मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने, मैं इनके साथ में था पूरी रैली में, कहीं भी कोई गलत नारा नहीं लगाया, कोई भी देश विरोधी घटना ऐसी नहीं हुई। फिर भी हम दोनों को टारगेट किया, दलित समाज को टारगेट किया, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया। धन्यवाद देता हूं पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। उसमें हमारे माननीय सांसद महोदय कोई खैर खबर नहीं लेने आए। ईद बानो कांड है, जहांगीर मेरा साथी, मेरी पंचायत में काम करने वाला निहायत शरीफ ईमानदार बच्चा, उसकी दर्दनाक मृत्यु यहाँ पर हो गई पानी में करंट आने के समय में, आप सभी जानते हैं। उसमें भी हमारी जो लीडरशिप है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है, वो कोई हमें दुख दर्द की पूछने नहीं आया। कई तरह, मैंने आपको बताया कि जनता दादा, बेटा और अब पोता, दादा और बेटा तक तो जनता स्वीकार करती है, तीसरी पीढ़ी को झुंझुनू विधानसभा की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह आपको चुनाव परिणाम में समझ में आ जाएगा। नहीं पा रही है तो कांग्रेस के जो वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय, वो हताश है, क्योंकि वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, वहाँ पंचायत हो रही हैं, उसके बावजूद भी उनको इग्नोर किया जाता है। तो एक तो वो विरोध उनका देखते हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी है, तो बीजेपी में भी दो लोगों के इर्द गिर्द वो पार्टियों का जो टिकट का वितरण होता है, उसी कभी कौन भागी हो जाता है, कभी कौन। तो जो बेसिक यहाँ जो लोगों को जो कार्य करता है, उनको इग्नोर दोनों पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। तो विकास कार्य, उन लोगों की जो विरोध के कारण यहाँ विकास कार्य भी रुके हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस की आप बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की झुंझुनू विधानसभा में कोई कार्य करनी और कथनी में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। कांग्रेस भी मात्र एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और बीजेपी भी मात्र दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो आपको पता है तीसरा व्यक्ति बीजेपी के पास में भी नहीं है। मूल ओबीसी के वोट की माली, ब्राह्मण, जोगी, कुमार, खाती, मूल ओबीसी का जो कोर वोटर है, उनकी घोर उपेक्षा है। वो लोग भी अब की बार मत और समर्थन अपना सोच समझ के करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैं जनता का मन मैंने पढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उसके पक्ष में वोट नहीं देगा। स्थापित की है मान्यवर काशीराम जी की प्रेरणा लेते हुए। भाई चंद्रशेखर इस युग में बड़े क्रांतिकारी नेता है, उसी विचारधारा को हम झुंझुनू विधानसभा में, बल्कि राजस्थान में निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। झुंझुनू में अब तक जो लीडरशिप रही है वो वीआईपी लीडरशिप रही है।
किसी की दुख सुख में, किसी की तकलीफ में यहाँ के जो सम्माननीय नेता है वो नहीं पहुँचते हैं। मेरा ये ध्येय रहेगा कि मैं 36 कौम में विशेषकर दलित अल्पसंख्यक समुदाय जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें मैं सक्रिय रहकर उन लोगों की निश्चित रूप से सेवा करूंगा। उनके दुख और दर्द में 24 घंटा खड़ा रहूंगा। तो अब तक जो झुंझुनू जिले में जो काम पेंडिंग है उस पे आपका क्या विचार है, उस पे आप कैसे काम विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए आप क्या रहेंगे? देखिए, विकास कार्य में हमारी पार्टी के एमएलए विधायक जीतेंगे, पावर में आएंगे तो हम निश्चित रूप से प्रदेश का और देश का विकास करेंगे। कांग्रेस पार्टी में आप चेहरे थे और कांग्रेस पार्टी छोड़ के आप आजाद समाज पार्टी में आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा मुस्लिम समाज द्वारा टिकट मांगी जा रही थी, तो आप उस टिकट न देने से पहले आप आजाद समाज पार्टी में आए, तो क्या लग रहा है? देखिए, आपका ये सवाल है, इसका लंबा इतिहास है। आप सोचेंगे कि क्या पाठ पढ़ाने लग गया, फिर भी मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा। यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है वो मात्र एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। उसमें न तो कोई जाति का महत्व है न किसी व्यक्ति का महत्व है। मैं खुद मेरी ग्राम पंचायत में तीसरे टर्म में सरपंच हूँ। 21 अगस्त की जो घटना थी, हमारे दलित भाई वहाँ पर रैली कर रहे थे, भारत बंद का आयोजन था, उसमें हमारे साथ में एक झूठा षड्यंत्र रचा गया, एकदम निराधार। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत के अंदर भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाने में अपराध है? क्या सरकार है, क्या पार्टी है? उस भारतीय संविधान जिंदाबाद, हमारे भाई उपसरपंच मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने, मैं इनके साथ में था पूरी रैली में, कहीं भी कोई गलत नारा नहीं लगाया, कोई भी देश विरोधी घटना ऐसी नहीं हुई। फिर भी हम दोनों को टारगेट किया, दलित समाज को टारगेट किया, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया। धन्यवाद देता हूं पुलिस प्रशासन को जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। उसमें हमारे माननीय सांसद महोदय कोई खैर खबर नहीं लेने आए। ईद बानो कांड है, जहांगीर मेरा साथी, मेरी पंचायत में काम करने वाला निहायत शरीफ ईमानदार बच्चा, उसकी दर्दनाक मृत्यु यहाँ पर हो गई पानी में करंट आने के समय में, आप सभी जानते हैं। उसमें भी हमारी जो लीडरशिप है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है वो कोई हमें दुख दर्द की पूछने नहीं आया। कई तरह की घटना और बहुत सारी बातें हैं जिनसे लोग, मुस्लिम समाज नहीं, आप इस चुनाव में देखेंगे कि पूरी झुंझुनू विधानसभा में बहुत बड़ी नाराजगी है। आपके सामने परिणाम आ जाएगा। आज अचानक आपके मन में कैसे ये सी मतलब चुनाव में खड़े होने की? अचानक कैसे बोल रहे हैं? तो कब से मतलब ये 30 साल से मैं 1995 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 1995 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। कितने साल हो गए आप बताइए जोड़कर? 30 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। मुझे मेरे समर्थक और मेरे छत्र के लोग कहते हैं कि आप योग्य हैं, आपको एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए, आपको, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, आपको बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे से लोग उम्मीद रखते हैं। मैंने जो ग्राम पंचायत में सेवा की है, जो कार्य क्षेत्र किए, वो आसपास के क्षेत्र में चर्चा होते रहते हैं। उसको मैंने बहुत ही गरीबों की, दलित की और अल्पसंख्यक समुदाय की खूब जोरदार ढंग से उनके सहयोग किया है, उनकी सहायता की है। पिछले कई वर्षों से झुंझुनू में कांग्रेस का राज रहा है और एक ही परिवार का राज है, उसको आप ध्वस्त करने के लिए आपके क्या स्ट्रेटेजी है, आपका क्या मतलब? मैंने आपको बताया कि जनता दादा, बेटा और अब पोता, दादा और बेटा तक तो जनता स्वीकार करती है।
तीसरी पीढ़ी को झुंझुनू विधानसभा की जनता स्वीकार नहीं करेगी, यह आपको चुनाव परिणाम में समझ में आ जाएगा। आप गांव में जाओगे विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए, और एक तरफ में कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, तमाम पार्टियों को उनको वोट नहीं दे और आपको वोट दे, ऐसे क्या आपका मुद्दे रहेंगे और क्या आपका रहेंगे का विकास करेंगे लेकर क्या करेंगे? बीजेपी और कांग्रेस की आप बात करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की झुंझुनू विधानसभा में कोई कार्य करनी और कथनी में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। कांग्रेस भी मात्र एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और बीजेपी भी मात्र दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो आपको पता है तीसरा व्यक्ति बीजेपी के पास में भी नहीं है। मूल ओबीसी के वोट की माली ब्राह्मण जोगी कुमार खाती, मूल ओबीसी का जो कोर वोटर है उनकी घोर उपेक्षा है। वो लोग भी अब की बार मत और समर्थन अपना सोच समझ के करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैं जनता का मन मैंने पढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उसके पक्ष में वोट नहीं देगा। आज़ाद समाज पार्टी का विधानसभा में भी यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा हुआ था, तो उसको लेकर आपका मतलब क्या उद्देश्य रहेंगे, आपके देखिए- क्या मुद्दे रहेंगे जो कि आपको यहाँ पे जीत हासिल हो? मेरी कार्यशैली, मैं यहाँ 30 साल से जनता का चेता हूँ, लोगों के दुख दर्द में शामिल रहूँगा और विधायक की जो जिम्मेदारी बनती है, सड़क, पुल, नाली, जो भी विकास कार्य विधायक करवा सकते हैं, ऐसे भी विधायक हैं जिनको 25 करोड़ रुपए का बजट मिलता है, पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं। ये एक तरह से सुस्ती है। मैं सरकार के द्वारा जो बजट उपलब्ध रहेगा उसका संपूर्ण रूप से और सही रूप से उपयोग करूंगा, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलवाऊंगा। हाँ जी। पहले तो तमाम मीडिया कर्मी का धन्यवाद जो इस प्रेस वार्ता में आप पधारे। ये जो प्रेस वार्ता है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी की घोषणा के उपलक्ष्य में रखी गई है। इसमें मान्यवर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा आमीन जी मनियार जी को यहाँ झुंझुनू उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है और उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता है। चुनाव में जो माहौल बना हुआ है यहाँ झुंझुनू में, लगातार आपने 2-3 चुनाव देखे होंगे। एक तो यहाँ परिवारवाद, उससे कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। तो कांग्रेस के जो वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय, वो हताश है क्योंकि वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, वहाँ पंचायत हो रही हैं, उसके बावजूद भी उनको इग्नोर किया जाता है। तो एक तो वो विरोध उनका देखते हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी है, तो बीजेपी में भी 2 लोगों के इर्द गिर्द वो पार्टियों का जो टिकट का वितरण होता है उसी, कभी कौन भागी हो जाता है कभी कौन। तो जो बेसिक यहाँ जो लोगों को जो कार्य करता है उनको इग्नोर दोनों पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। तो विकास कार्य उन लोगों की जो विरोध के कारण यहाँ विकास कार्य भी रुके हुए हैं। ये झुंझुनू में देखें तो ओवरब्रिज का कार्य काफ़ी वर्षों से लंबित अभी रुका ही हुआ है। और झुंझुनू में देखें तो आप जब भी बारिश होती है तो गंदे पानी की निकासी कहाँ है? बेड़ में देखो आप, वहाँ महापुरुषों का जो मंदिर वहाँ खेतनाथ जी का है, वहाँ महापुरुष रहते हैं, उनके अभी तक उनके गंदे पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया। तो ऐसी तमाम जो विकास के कार्य वो रुके हुए हैं इन लोगों के कारण। तो अब मान्यवर एडवोकेट चंद्रशेखर जी की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, ये यहाँ निर्णय लेगी कि अब विकास कार्य को गति देने के लिए हमें यहाँ प्रत्याशी घोषित करके मजबूती से साथ यहाँ चुनाव लड़वाना है और जिताना है। विधानसभा चुनाव हो कि लोकसभा चुनाव, उसमें भाजपा कांग्रेस ये दोनों पार्टियां रहती हैं। जनता इनसे उब भी गई है। आपका तीसरा ऑप्शन आया है आज़ाद समाज पार्टी का, तो किस प्रकार से देख रहे जनता का लगा? जनता को, क्योंकि आपने सही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी, इनसे, क्योंकि देश में राज इन दोनों का पार्टियों ने किया लगातार, अब बीजेपी कर रही है, तो जनता इनसे उब चुकी है। क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा किसान आंदोलन चला, महिला पहलवानों पे अत्याचार है, कौन बोल रहे हैं? सभी चुप हैं, दोनों पार्टियां चुप है। तो अब जनता इनसे उब चुकी है क्योंकि अत्याचार चरम पे हैं। चाहे राजस्थान में हम देखें, अत्याचार चरम पे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है,
यहाँ दलित मुसलमानों की सुरक्षा नहीं है, अन्य वर्गों की सुरक्षा नहीं है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो उनको लेकर जनता तीसरे विकल्प के रूप में आज़ाद समाज पार्टी को देख रही है। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। अभी भाई ने सवाल किया कि आपने आज़ाद समाज पार्टी क्यों चुनी। जब किसी बच्चे को दूध की भूख लगती है तो वो माँ के पास ही जाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर दलित, शोषित, मुस्लिम, पीड़ित लोगों की जो आवाज़ उठाती है, जो आदमी पक्ष लेता है, वो आज़ाद समाज पार्टी है, जिसका नेतृत्व बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। हम यहाँ एक तरफा वोट देते आए हैं, दलित देते हैं, मुस्लिम देते हैं, गरीब लोग देते हैं कांग्रेस को, लेकिन जब हमारे दुख दर्द की बात आती है, आज कभी बीडी के हॉस्पिटल देख लो, कलेक्ट्रेट देख लो, धरना प्रदर्शन होता है, अपनी मांग को मानने के लिए हमें दरी बिछा के बैठना पड़ता है। वो दलित समाज, मुस्लिम समाज बैठता है, उसको ऐसे बैठना पड़ता है कि उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता, और जिसकी आवाज़ सुनने वाले होते हैं उनको कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, उनको फोनों पर ही काम हो जाती है। ये हम सब देखे एक वंशवाद से निकलकर हम हमारी आवाज़ को पहुंचाने का काम करने के लिए इस पार्टी को चूज किया है, और जीतेंगे नहीं बल्कि डंके की चोट पर जोर शोर से इस सीट को नगीना की टोकोपी झुंझुनू में पेश करने का हम ही काम करेंगे। आप 21 अगस्त को रैली निकाली गई थी, विरोध प्रदर्शन निकाल किया गया था जी। उसमें आप पे आरोप भी लगा था कि नारा लगाया था, उसके बाद में अचानक पूरा पुलिस प्रशासन और जो मीडिया बंधु सारा ट्रेंडिंग हुआ था, एक विरोध वो जो रैली थी उसको न दिखाकर आपको ही एक तरीके से किया गया था, क्या कहेंगे टारगेट? मैं दलित का बेटा था ना, मुस्लिम सरपंच था। अगर हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई संसद में, विधानसभा में बोलने वाला होता तो हमारे ऊपर लांछन नहीं लगते। मैं अकेला नहीं था, अकेला सरपंच नहीं था, कोई 2-4 आदमी कोई बंद कमरे में नारे नहीं लगाए हमने। पुलिस प्रशासन था, एसआई से लेकर हेड कांस्टेबल के लोग थे, पढ़े हुए लोग थे, सर्विस करने वाले लोग थे, गाँव के बीचों से निकले, मुख्य मार्गों से निकलते हुए हमने नारे लगाए। अगर ऐसे नारे लगते ना, लोग हमारे सर फोड़ देते पत्थरों से। पूरा काम कर दिया, प्रशासन को संतुष्ट करके भेज दिया, हम अपने घर चले गए। पीछे से हमारी वीडियो को डबिंग किया गया, तोड़ फोड़ की गई, काट छाट करके, और हमको तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया कि इस देश के हम इंसान नहीं है। तो अभी भाजपा कांग्रेस में आप वोट डालते आ रहे लगातार, और अब आज़ाद समाज पार्टी में आप आए हो और उम्मीदवार आपको घोषित कर दिए गए हैं, तो कैसा आपको गांव में मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा। आप भी देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, और भी तरह देखते हो, कहीं जामा मस्जिद पहुंचते, कहीं दलितों की बातों पे पहुंचते, कहीं भी गरीबों की जो बात होती है, हक हक लड़ाई होती है, बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे। पहले अकेला पहुंचता था, फिर 100-200 आज पूरा देश उनके साथ हो रहा है, और अभी तो एक सीट आई है। आगे आने वाले चुनाव में बड़ा दमखम दिखा के और भी सीट लेंगे। आज़ाद समाज पार्टी जब रात को उम्मीदवार का नाम घोषित करती है और सरपंच जी का नाम आने के बाद में बीजेपी कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है कि ये कैसे हुआ, तो कैसे मान रहे इसको आप? सर वो तो कल की बात थी, अभी हड़कंप ने भूचाल भी आएगा। जब पेटी और मशीन ची ची टी टी की आवाज़ करेंगे ना, यानी कि धड़कनें तेज हो जाएंगी, ऐसा काम कर देंगे।